स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। शहर के बाहरी इलाके में, जहां रोशनी का दायरा खत्म हो जाता है और अंधेरे की शुरुआत होती है, वहां एक पुराना और टूटा फूटा पार्क था। नाम था शांतिवन बाल उद्यान। एक जमाना था जब यहां बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, झूलों की चेनें हवा में गीत गाया करती थीं और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे चौसर खेला करते थे। पर अब ये पार्क खामोश था, इतना खामोश कि लगता था हवा भी यहाँ रुककर सांस लेती है। कोई भी स्थानीय निवासी रात में यहाँ झांकता तक नहीं था। कहते हैं वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी हंसी को पसंद नहीं करता। ये अफवाह नहीं थी, ये एक अंधेरे सच की चुपचाप बढ़ती हुई जड़ थी। सब कुछ बदल गया था जब 5 साल पहले उस पार्क में एक बच्चा झूले से गिरकर मरा था। उस दिन के बाद झूला कभी नहीं रुका। हर रात ठीक 12 बजे वह लोहे का झूला खुद ब खुद हिलने लगता था, बिना किसी हवा के, बिना किसी इंसान के। लोग कहते थे कि उन्होंने उस झूले पर किसी को बैठे देखा है, एक बच्चा उलटे सिर वाला, जिसकी आंखें थीं ही नहीं, बस काले गड्ढे थे जिनसे सीटी जैसी आवाज निकलती थी। शहर के युवा इसे हिम्मत का खेल समझते थे। कुछ लड़के अक्सर शराब पीकर वहां जाने की शर्त लगाते थे, पर एक के बाद एक वे गायब होने लगे। पुलिस ने जांच की, लेकिन पार्क के अंदर से न कोई सुराग मिला, न शव। सीसीटीवी लगवाया गया, लेकिन हर बार रात के 12 बजते ही कैमरा काली स्क्रीन दिखाने लगता, जैसे किसी ने लेंस के सामने कोई साया लटका दिया हो। शहर के युवा इसे हिम्मत का खेल समझते थे। कुछ लड़के अक्सर शराब पीकर वहां जाने की शर्त लगाते थे, पर एक के बाद एक वे गायब होने लगे। पुलिस ने जांच की, लेकिन पार्क के अंदर से न कोई सुराग मिला, न शव। सीसीटीवी लगवाया गया, लेकिन हर बार रात के 12 बजते ही कैमरा काली स्क्रीन दिखाने लगता, जैसे किसी ने लेंस के सामने कोई साया लटका दिया हो। इसी शहर में रहता था आदित्य, एक पत्रकार जिसने हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को मन का भ्रम समझा था। लेकिन जब उसका छोटा भाई 13 साल का नीरज उसी पार्क के पास से लापता हो गया, तो उसका नजरिया बदल गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आदित्य को सिर्फ एक चीज याद थी। नीरज ने रात को कहा था, भैया मैं आज झूला झूलने जाऊंगा, बिना किसी डर के। इस वाक्य ने आदित्य को हिला दिया था। अगली रात ठीक 12 बजे आदित्य कैमरा, टॉर्च और अपने भाई की तस्वीर लेकर पार्क के गेट पर खड़ा था। गेट पर जंग लगी हुई जंजीर थी, जिसे उसने हल्के से धक्का दिया तो वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने कहा हो, स्वागत है। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई और उसका कैमरा अचानक रिकॉर्डिंग से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। सामने वही झूला था, हिलता हुआ, बिना किसी वजह के। आदित्य ने धीरे से झूले की ओर कदम बढ़ाया। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू भी झूलेगा। वह पीछे पलटा, कोई नहीं। लेकिन अब झूले पर कोई बैठा था। नीरज, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें नहीं। वहां आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। आदित्य का शरीर कांप गया। उसने भाई का नाम पुकारा, लेकिन जो जवाब मिला वो इंसानी आवाज नहीं थी, वो एक साथ 100 बच्चों की कराहती चीख थी। झूले ने खुद ब खुद जोर से झूलना शुरू कर दिया और नीरज की आकृति हवा में गायब हो गई। अचानक पूरे पार्क में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी नहीं, चीख थी। हर झूला, फिसलपट्टी, घोड़ा झूला, सब अपने आप हिलने लगे। चारों तरफ धुआं भर गया। पीपल का पेड़ खुद रोने लगा, उसके पत्तों से खून टपक रहा था। आदित्य ने टॉर्च घुमाई तो देखा, दर्जनों बच्चे बिना आंखों के, गंदे कपड़ों में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। भागने की कोशिश करते हुए वो गिर पड़ा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचा। वो एक लड़की थी, जिसकी उम्र यही कोई 17-18 रही होगी। चेहरा डर से पीला था, पर उसकी आंखों में साहस था। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ, वो चिल्लाई। आदित्य कुछ सोचने से पहले ही उसके पीछे दौड़ा। वो लड़की उसे पार्क के एक टूटे फूटे हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना कुआं था। ये सब किस लिए हो रहा है? आदित्य ने पूछा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, ये पार्क किसी जमाने में अनाथ बच्चों की कब्रगाह था।
राजा ने अपनी क्रूरता छिपाने के लिए बच्चों को जिंदा दफनवाया था यहाँ। वो आत्माएं अब हर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं जो अंधेरे में यहाँ आता है। तुम्हारा भाई अब उन्हीं का हिस्सा बन चुका है। इस वाक्य ने आदित्य की आत्मा तक को चीर दिया। तो क्या मैं उसे वापस नहीं ला सकता? लड़की ने कहा, एक तरीका है, पर तुम्हें इस पार्क की आत्मा से भिड़ना होगा, उस झूले वाली आत्मा से, जिसे झूलन राजा कहा जाता है। आदित्य को अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, नीरज को वापस लाना, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। आदित्य के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। यह पार्क एक नरसंहार की समाधि बन चुका था और शांतिवन नाम महज एक मजाक था, एक धोखा। उसके साथ खड़ी रहस्यमयी लड़की का नाम कविता था, जो खुद भी इस पार्क में सालों पहले अपने छोटे भाई को खो चुकी थी। वह तब से इस रहस्य को समझने की कोशिश में थी और अब तक उसके पास झूलन राजा की कहानी के कुछ काले टुकड़े थे। कविता ने बताया कि झूलन राजा असल में एक पागल रईस था जो युद्ध में घायल हो चुका था और जिसके दिमाग में कोई पिशाच समा गया था। वो दिन में बच्चों को टॉफियां देता था और रात को उन्हें पार्क के झूलों पर लटकाकर मारता था। कहते हैं उसने 99 बच्चों को एक एक झूले में उल्टा टांगा और 100वें बच्चे के साथ वो खुद फंदे से झूल गया। पर उसकी आत्मा नहीं मरी, वो वहीं झूले में समा गई और तब से लेकर आज तक हर 5वें साल उस आत्मा को एक नया शरीर चाहिए, ऐसा शरीर जो निडर हो, जो उसे चुनौती दे, ताकि वो उसे हराकर उसके जरिए खुद को फिर से जन्म दे सके। अब झूलन राजा ने आदित्य को चुन लिया था। कविता ने कहा, अगर तुम सच में अपने भाई को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें 7 शर्तों को पूरा करना होगा जो झूलन राजा ने आत्मिक दुनिया में रखी है। एक भी शर्त असफल हुई तो तुम अपने शरीर के साथ आत्मा भी खो दोगे और इस पार्क में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। आदित्य ने सिर हिलाया। डर और आश्चर्य उसकी नसों में बह रहा था, लेकिन भाई के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। कविता ने उसे एक पुराना लकड़ी का झोला दिया जिसमें लाल रंग का पत्थर, नींबू, एक टूटा हुआ चूड़ी, मिट्टी की घंटी और एक चाकू था। ये सब किसी तांत्रिक ने कविता को वर्षों पहले दिए थे, जब उसने झूलन राजा की आत्मा से भिड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद डर कर भाग आई थी। अब वो झोला आदित्य के हाथों में था और रात 12 बजने ही वाले थे। हवा एकदम थम चुकी थी। पार्क के भीतर वही झूला खुद ब खुद झूलने लगा और एक विकराल गूंजती हुई आवाज आई, 7 शर्तें, 7 घड़ियां, हर घड़ी में एक खेल, हर खेल में मौत। क्या तू तैयार है नादान इंसान? आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने भाई को लेने आया हूं। तभी जमीन हिलने लगी, चारों तरफ धुंध गहराने लगी और अचानक पार्क के हर झूले से बच्चे लटकने लगे। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले छेद। फिर एक गड्ढा बना जमीन में और आदित्य उसमें खींचता चला गया। वह गिरता गया और आंख खुली तो खुद को एक पुराने धुएं से भरे लॉबी में पाया, जहां दीवारों पर खून से वेलकम लिखा था और पहली घड़ी शुरू हो चुकी थी। दूसरी शर्त, डूबती आत्मा। उस कमरे में हर जगह पानी था और हवा कहीं नहीं थी। दीवारों पर बच्चों की कराहती हुई आवाजें गूंज रही थीं। पानी में से एक हाथ निकला और आदित्य की टांग पकड़ ली। वो हाथ उसके भाई नीरज का था, मगर उसका चेहरा डरावना, आंखें गड्ढों वाली और मुंह सिलाई से बंद था। एक घंटी आदित्य के झोले में थी। उसे याद आया, मिट्टी की घंटी बजाओ, आत्मा जागेगी। उसने घंटी बजाई और अचानक पानी सूख गया, लेकिन दीवार पर लिखा आया, एक सांस बची है, अगले खेल में तेरा दम टूटेगा। इस तरह एक एक करके उसे आत्मा के साथ खेलों में प्रवेश करना था। कभी हंसते पेड़ों से निकलती लड़कियों की आत्मा से बचना, कभी झूले पर उल्टा लटक कर अपनी सबसे डरावनी स्मृति दोहराना, कभी माँ की आवाज में फुसलाती परछाई से दूर रहना, तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा बच्चों की आत्माएं छुड़ाना। हर घड़ी एक मौत से कम नहीं थी। इन सभी खेलों के दौरान आदित्य अपने मन, साहस और अपने भाई की याद के सहारे हर दैत्यात्मक चुनौती पार करता गया। कविता बाहर इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि 7वीं घड़ी सबसे खतरनाक होगी, जहां आदित्य को खुद झूलन राजा से आमने सामने लड़ना होगा, उसकी आत्मा की गहराई में उतरना होगा, जहां सच्चाई और भ्रम एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। और तब आई अंतिम घड़ी।
7वीं शर्त, झूले की लड़ाई, जिसमें आदित्य को झूले में बैठकर अपने ही डर से सामना करना था। उसके सामने झूलन राजा प्रकट हुआ, लंबा, सिर उल्टा, चेहरा अझला और आवाज वैसी जैसे 100 आत्माएं एक साथ बोलें, तू अपने भाई को चाहता है, ले जा, लेकिन पहले खुद को मार, या फिर तेरा भाई झूले पर उल्टा लटकता रहेगा। ये सुनकर आदित्य ने चाकू उठाया और अपने हाथ की नसें काट दी, बट तभी उसे याद आया, तांत्रिक ने कहा था, चाकू आत्मा को नहीं, जमीन को चीरने के लिए है। उसने चाकू जमीन में मारा और जमीन फट गई। झूलन राजा की आत्मा चिल्लाने लगी। उसी ओपन जमीन से सफेद रोशनी निकली और सब कुछ रुक गया। जब आदित्य ने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी। वह पीपल के पेड़ के नीचे था और उसके पास नीरज बैठा था, सामान्य, जीवित, डरा हुआ। कविता दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। पार्क अब खामोश नहीं था, बल्कि बिल्कुल शांत था। झूला अब कभी नहीं हिला। आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, पर अंत आदित्य के हाथ पर अब भी वह निशान था जहां उसने चाकू मारा था। और जब वह घर लौटा तो उसका कैमरा चालू हो गया था। उसमें रिकॉर्डिंग में वही आवाज गूंजी, झूला तो रुक गया, पर अगली घड़ी कब बजेगी कौन जानता है। पार्क से बाहर निकलकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे संसार से लौटा हो। सब कुछ शांत था, लेकिन उसकी आत्मा में हलचल अब भी बाकी थी। भाई नीरज उसके साथ था, लेकिन वो बदला बदला सा था, कम बोलता, ज्यादा सोता, और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने उस रात कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कविता ने आदित्य से कहा कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। झूलन राजा की आत्मा अब मरी नहीं, सिर्फ गहरी नींद में गई है, और ऐसी नींदों से जागना मुश्किल नहीं होता। उसने तुझे छुआ है, तुझ में कुछ अपना छोड़ गया है। यह सुनते ही आदित्य का शरीर सिहर उठा, और एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो सपना देखा। वह झूले पर बैठा है, लेकिन झूला अब ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। एक अंधी खाई में, जहां बच्चे रो रहे हैं और एक काली आकृति उसके सिर के पीछे खड़ी हंस रही है। वह चौंक कर उठा और देखा, कमरे की खिड़की में वही पुरानी घंटी टंगी है जो उसने पार्क में इस्तेमाल की थी, लेकिन वो घंटी तो उसने वहीं फेंक दी थी। फिर ये यहां कैसे आई? धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। नीरज की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। कभी कभी वो रात को उठकर दीवार की तरफ मुंह करके झूलने लगता, मानो अदृश्य झूले पर हों। आदित्य ने उसकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड की और देखा कि हर बार उसके आसपास एक साया घूम रहा होता था, जो इंसानों जैसा नहीं बल्कि लंबा, झुका हुआ, उल्टा सिर वाला था। आदित्य कविता के पास भागा और उसे सब बताया। कविता ने बहुत गहरी आवाज में कहा, तू झूलन राजा की परीक्षा में तो पास हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अब तुझसे चिपक गई है। वो तुझ में घुसने का रास्ता ढूंढ रही है और तेरे भाई को फिर से झूले पर लटकाना चाहती है। अब तुझे एक बार फिर उसी पार्क में जाना होगा, लेकिन इस बार वहां दरवाजा ऊपर नहीं, नीचे खुलेगा। अब जो रास्ता बचेगा वो जीवन और मृत्यु के बीच का होगा, झूलों की सुरंग। वहां जो दिखेगा सब भ्रम होगा, लेकिन हर भ्रम में एक सच छुपा होगा। और इसी के साथ शुरू होती है कहानी का अगला भाग, जहां आदित्य को उस पार्क के नीचे छुपी सुरंग में उतरना होगा, जो झूलन राजा की आत्मा का असली वास है। कविता ने बताया कि उसे एक तंत्र मंत्र की किताब मिलेगी, जो पहले एक साधु के पास थी, जिसने झूलन राजा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन झूले में उल्टा लटकते हुए मरा मिला। किताब की आखिरी पंक्ति थी, जो झूले से उतरे वो फिर जमीन का नहीं होता। आदित्य ने ठान लिया कि वह उस सुरंग में जाएगा, चाहे वहां से लौटे या नहीं। रात के ठीक 3 बजे आदित्य ने मंदिर के पीछे छुपे उस पुराने रास्ते पर कदम रखा, जहां से झूलन पार्क का बंद गेट दिखता था। लेकिन आज वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई जमीन की दरार थी, जो गहराई में खुल रही थी, जैसे धरती किसी राज को निगल रही हो। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक मीठी सी सड़न की गंध थी, जैसे पुरानी लकड़ी और सड़ी आत्माओं का मेल हुआ हो। आदित्य ने कविता से मिली तांत्रिक किताब अपनी कमर में बांधी और नीचे उतर गया, जहां अब वो जमीन नहीं, बल्कि कोई पुरानी सीढ़ियां थीं, जिन पर किसी बच्चे के पैरों के निशान थे, और कुछ निशान उल्टे थे, जैसे कोई सिर के बल चलता हो।
नीचे उतरते उतरते हवा ठंडी होने लगी, सांस लेना मुश्किल और दीवारों पर किसी ने लहू से लिखा था। एक बार झूला हिला तो जीवन फिर थमा। आदित्य ने जैसे ही अंतिम सीढ़ी पार की, सामने एक विशाल गुफा खुली जिसमें पुराने टूटी फूटी झूले लटक रहे थे। लेकिन वो झूले अब हिल नहीं रहे थे, बल्कि धीरे धीरे सांस ले रहे थे। हाँ, वह अपने आप ऊपर नीचे नहीं जा रहे थे, बल्कि फैल सिकुड़ रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई जीव है, कोई आत्मा जो सो रही है। हर झूले के नीचे एक लाश लटकी थी, बच्चों की, जवानों की, और कुछ तो बिल्कुल सड़ चुके चेहरे वाले अज्ञात प्राणी जिनकी आंखें खुली थीं और वे हंस रहे थे। आदित्य ने जैसे ही एक झूले को छुआ, उसकी हथेली पर झूलन राजा की आकृति उभर आई। उसके दांत, उसकी जीभ और झूलता चेहरा। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा झूला था, जिसके दोनों ओर लाल रंग की रस्सियां बंधी थीं, और झूले के नीचे एक गहरा काला कुआं। कविता ने कहा था, झूलों की सुरंग में हर झूले का एक द्वार होता है जो आत्मा से जोड़ता है, लेकिन मुख्य आत्मा का द्वार केवल उस झूले में खुलेगा जो तुम्हारा नाम पुकारे। और तभी आदित्य ने सुना, वह झूला उसे ही पुकार रहा था। कोई आवाज कह रही थी, आजा आदित्य, तेरे लिए तो मैं सालों से रुका हूं। आवाज में मानवीय मिठास नहीं थी। वह आवाज नहीं थी, वह किसी और ही दुनिया की खिंचाव थी, जो आत्मा को अपनी ओर खींचती है, जैसे जलते हुए तवे पर पानी की बूंद दौड़ती है। आदित्य उस झूले पर बैठा, और जैसे ही झूला हिलना शुरू हुआ, सब कुछ काला हो गया। आंखों के सामने झलकियां आने लगीं। बचपन में वो जिस पार्क में झूला करता था, वही पार्क अब इस नरक का रूप ले चुका था। उसमें उसके पुराने दोस्त झूल रहे थे, मरे नहीं लेकिन अधमरे, और झूले उन्हें धीरे धीरे निगल रहे थे। तभी एक डरावनी आकृति सामने आई, झूलन राजा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आंखें उलटी, जीभ लटकती हुई और बाल हवा में उलझे हुए जैसे कोई पुराना पुतला हो। उसने कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू वो है जो बिना बुलाए आया। अब तेरे अंदर से ही मेरी नई आत्मा निकलेगी। तू अब सिर्फ शरीर है, आत्मा मेरी। लेकिन तभी आदित्य ने वो तांत्रिक किताब खोली जिसमें एक मंत्र लिखा था, झूला स्थिर, आत्मा निर्जीव, वास बदल, तांडव समाप्त। वह जोर से चिल्लाया और मंत्र पढ़ा, और पूरा झूला कांपने लगा। झूलन राजा चिल्लाया, नहीं, ये मंत्र तो रुद्रकाली ने लिखा था, वो तो मुझे बंद करने आई थी। तू कौन है? आदित्य ने कहा, मैं वही हूं जो झूला नहीं झूलता, बल्कि झूले को तोड़ता है। और तभी गुफा कांप उठी, कुआं जलने लगा, और सब झूले एक एक कर फटने लगे। झूलन राजा आग में समा गया, लेकिन जाते जाते कह गया, मैं झूल कर नहीं जाता, मैं हर झूले में जिंदा रहता हूं। अगला झूला जब हिलेगा, तू फिर आएगा। आदित्य की आंख खुली तो वह अपने ही कमरे में था, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। दीवारें हल्की पीली नहीं, राख जैसी भूरी थीं, और खिड़की से आती हवा में अब कोई ताजगी नहीं, बल्कि किसी पुराने कपड़े, लोहे और गीली लकड़ी की दुर्गंध थी। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे किसी गहरे सपने से लौटा हो, लेकिन सपने की लकीरें अब भी उसकी त्वचा पर पसीने की तरह चिपकी थीं। आईने में देखा तो आंखों के नीचे नीला गहरा घेरा था, और पुतलियां सामान्य से बड़ी। वह डर गया। वह जीवित तो था, लेकिन पूरी तरह वही नहीं रहा था। उसकी परछाई अब कुछ देर से पीछे चलती थी, और कभी कभी उसकी परछाई में दो हाथ नजर आते थे, जैसे कोई और उसके साथ जुड़ चुका हो। नीरज अभी भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन अब वह जागते हुए भी बोलता था, सिर्फ एक ही वाक्य, झूले फिर से हिले हैं, सब लौट आएंगे, सब लौट आएंगे। पहले यह सिर्फ डराने वाली बात लगती थी, लेकिन फिर शहर में घटनाएं शुरू हुईं। पार्क की जमीन को खुदाई के लिए नगर पालिका ने जब खोदा, तो नीचे से दर्जनों बच्चे की हड्डियां मिलीं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये 70 साल पुरानी है। लोग डर गए और पार्क को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात, वो रात कुछ अलग थी। शहर के अलग अलग कोनों में लोगों ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे झूला हिल रहा हो, लेकिन वह झूला हवा में नहीं, बल्कि दिमाग में हिलता था। लोग पागल होने लगे। एक स्कूल के बच्चों ने एक साथ कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जो कोई उन्हें सिखाता नहीं था। उनमें एक कहानी थी, झूलन राजा और उसके 35 झूले। वे सभी कहते थे कि एक झूला खाली है,
जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। कविता ने आदित्य को बुलाया और कहा, तू तो लौटा है, लेकिन तेरा एक हिस्सा वहीं छूट गया है। वो हिस्सा अब अधूरा नहीं रहना चाहता। वो खुद लौटेगा, और जो लौटता है वो सबसे पहले अपने जैसे लोगों को ढूंढता है। आदित्य को समझ में आया कि झूलन राजा सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुका है, एक शापित श्रृंखला जो झूलों से जुड़ी है। और अब जब झूले फिर से हिल चुके हैं, वो आत्माएं लौट रही हैं, लेकिन नए रूपों में। स्कूलों में झूले टूटने लगे, पार्कों में बच्चियां गायब होने लगीं, और सीसीटीवी में दिखा कि किसी झूले पर बैठा कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता है और झूला अपने आप धीरे धीरे हिलता रहता है। सबसे भयानक बात यह थी कि आदित्य को अब सपनों में वो कुआं दिखने लगा था जिसमें उसने झूलन राजा को गिरते देखा था। लेकिन अब कुआं बंद नहीं था, वो खुला था और उसमें से किसी के हाथ बाहर आ रहे थे। एक रात आदित्य की नींद टूटी तो देखा वह खुद अपने ही आंगन में झूले पर बैठा था, जबकि असल में वह अपने बिस्तर पर था, जैसे किसी ने उसके स्वरूप को चुरा लिया हो और झूले पर बैठा दिया हो। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आत्मा और शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। झूले अब केवल बच्चों के लिए नहीं हिलते, वे उन सब के लिए हिलते हैं जो डर को छू चुके हैं। झूलन राजा अब अकेला नहीं, उसने आत्माओं की एक सेना बनाई है। और आदित्य, जो कभी सिर्फ एक पीड़ित था, अब बन गया है उस द्वार का रक्षक। वो द्वार जो झूलन आत्माओं को इस दुनिया से उस दुनिया में और वापस लाने का काम करता है। जब झूले फिर से हिलने लगे थे, आदित्य के अंदर कुछ और भी जाग चुका था, एक रहस्यमयी शक्ति जो उसे सपनों में नहीं, हकीकत में भी डर की लहरों में बहा ले जा रही थी। वह अब सिर्फ झूलन आत्माओं से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस करने लगा था, उनके बीच खड़ा रहने लगा था, और वह जानता था कि वे उसे पहचानते हैं। उसका शरीर जब आईने के सामने खड़ा होता तो उसमें हल्की हल्की दरारें नजर आती, जैसे कोई कांच पर खरोंच छोड़ गया हो। उसकी हथेलियों में अजीब सी नमी रहने लगी थी और नाखूनों के नीचे काले धागों जैसे निशान बनते जा रहे थे। कविता ने उसे चेताया, जब किसी जीवित शरीर को झूलन आत्माएं छूती हैं तो या तो वह खुद उनमें बदल जाता है या वह उनकी भाषा बोलने लगता है। आदित्य ने यह बात शुरू में मजाक समझी, लेकिन फिर स्कूल के बच्चों ने उसकी ओर देखकर एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया। उनके चेहरे मासूम थे, पर उनकी आंखें बहुत पुरानी थीं। एक शाम जब वह पुराने पार्क की तरफ गया तो देखा झूले अब जमीन से जुड़े नहीं थे, वे हवा में लटक रहे थे, जैसे अदृश्य डोरियों से बंधे हों, और हर झूले पर किसी अदृश्य बच्चे की छाया बैठी थी, धुंधली पर सजीव। वह समझ गया कि अब ये आत्माएं अपने खेल में व्यस्त हैं, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ और विकराल हो गया है। झूलन राजा का झूला अब भी खाली था। वह झूला जो कभी उसे ले गया था, अब फिर से किसी का इंतजार कर रहा था। और कविता ने डरते हुए बताया कि वो झूला अब किसी रक्षक को बुला रहा है, क्योंकि आत्माएं अब नियंत्रण में नहीं रहीं। उन्होंने अपनी मर्यादा खो दी थी और झूलन राजा की आत्मा अब उन्हें समेटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजा अब कोई साधारण भूत नहीं रहा, वह एक पीड़ित शासक था जो मृत्यु के बाद न्याय के लिए तड़प रहा था। और आदित्य को चुना गया था उस झूलों के द्वार का रक्षक बनने के लिए। रक्षक बनना कोई वरदान नहीं था। आदित्य को सपनों में झूलों के पुराने राज दिखने लगे, उस जमाने की यादें जब एक जमींदार ने बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई थी और फिर उन्हें पार्क के नीचे गाड़ दिया था। उनका खून झूलों की लकड़ियों में समा गया और झूलन राजा, जो खुद एक बागी बच्चा था, उसी जमीन में पलते पलते एक आत्मिक योद्धा बन गया। अब वह अपने झूलों को फिर से सजाना चाहता था, मगर अब की बार वह खेल नहीं, युद्ध चाहता था। और आदित्य को इस युद्ध के बीच में खड़ा किया गया था, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी विकल्प के। रात के वक्त जब आदित्य उस जगह गया जहां पार्क के बीच का विशाल झूला था, तो वहां हवा स्थिर थी। एक भयानक शांति फैली थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। झूले के ठीक नीचे जमीन से एक छाया निकली, लंबी, टेढ़ी और झूलते हुए चप्पलों की आवाज करती हुई। झूलन राजा ने पहली बार आदित्य से सीधे बात की। उसकी आवाज हवा में नहीं, आदित्य के भीतर गूंजती थी।
मैं तुमसे नहीं लड़ रहा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं एक जिम्मेदारी। मेरी सेना अब अधीर है, वो बाहर निकल चुकी है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। आदित्य ने आंखें बंद की और खुद को झूले पर बैठा पाया। झूला नहीं हिला, लेकिन उसके चारों ओर समय घूमने लगा। आवाजें आईं, रोते हुए बच्चे, हंसती हुई आत्माएं, झूलों की चरमराहट और दूर से आती एक स्त्री की पुकार जो बार बार कह रही थी, मत झूलना, मत झूलना। ये वही आवाज थी जिसने बचपन में उसे उस रात झूले पर चढ़ने से रोका था, जब वह पहली बार मौत के उस झूले पर गया था। पार्क अब शांत था, झूले हिलना बंद कर चुके थे। झूलन राजा ने अपनी आंखें मूंद लीं, बच्चों की आत्माएं मुस्कुरा रही थीं। आदित्य अब रक्षक नहीं रहा, वो अब खुद एक झूला बन चुका था। लकड़ी का नहीं, आत्माओं का झूला। हर रात कोई आत्मा उस पर बैठती है और हौले हौले झूलती है, बीते जमाने की कहानियां दोहराती है। कविता अब पार्क नहीं जाती, उसने वहां एक ताबीज गाड़ दिया है जिसे छूकर लोग लौट आते हैं, पर कभी कभी कोई बच्चा ताबीज नहीं छूता और फिर झूले से हंसी की नहीं, चीख की आवाज आती है। झूलन राजा अब नहीं डराता, वो बस इंतजार करता है अगले रक्षक का। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।